A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r, just encloses a sphere of radius small r as shown in figure, as shown in figure, full stop. Find the find the फर्स्ट पार्ट है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, surface area of the sphere, सेकेंड पार्ट है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, और थर्ड पार्ट है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड, रेशियो ऑफ द एरियाज obtained in ratio of the areas obtained in first and second. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये और इसमें फिगर भी दे रखी है। A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r as shown in figure। तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे इससे पहले वाला भी हमने क्वेश्चन देखा था। मतलब एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर, एक सिलेंडर जो है वो एक स्फीयर को जस्ट जो है एनक्लोज कर लेता है, जस्ट अपने अंदर बंद कर लेता है। कैसे, देखिएगा ये फिगर दे रखी है इन्होंने, ये एक सिलेंडर है और इसके अंदर स्फीयर इस तरह से है, तो ये स्फीयर को जस्ट एनक्लोज कर रहा है अपने अंदर। ये यहाँ इसका टॉप पॉइंट है, ये इसका सेंटर हो गया, ये रेडियस स्फीयर का, ये रेडियस। हमने ये डिस्कस करा था कि जब भी कभी एक सिलेंडर एक स्फीयर को एनक्लोज करता है, पूरी तरह से बंद कर लेता है, तो जो स्फीयर का रेडियस होता है सिलेंडर के भी बेस का रेडियस वही होता है। ठीक है, तो सिलेंडर के बेस का रेडियस भी यही हो जाएगा, मतलब ये जो है ये भी स्मॉल आर हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ गई कि ये जो सिलेंडर की हाइट है, दिस हाइट इज आर प्लस आर यानी कि 2r। तो याद रहे, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा जिस क्वेश्चन में हमारे पास ऐसा होगा कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर जो है वो स्फीयर को जस्ट एनक्लोज कर रहा है, तो जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर की हाइट जो है वो स्फीयर के रेडियस के डबल के बराबर होगी, h इज इक्वल टू 2r होगा। ठीक है, ये करने के बाद में फिर इन्होंने क्या पूछा है हमसे, देखिएगा अब देखिएगा, ये कह रहे हैं कि सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। आपको स्फीयर का सरफेस एरिया बताना है। अगर कोई भी और फिगर हो, वो आपसे सरफेस एरिया पूछे, तब तो आपको हमेशा निकालना होगा टोटल सरफेस एरिया। स्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया हो, सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया, कुछ भी मेंशन हो, एक ही चीज होती है, 4πr²। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर फर्स्ट पार्ट में, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का जो सरफेस एरिया है उसको S1 बोल दीजिए। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4πr²। ये तो यही होगा,
क्योंकि स्फीयर का रेडियस आर है और आर ही एक वेरिएबल होता है स्फीयर में, और कोई वेरिएबल होता नहीं, और आर की वैल्यू आर ही है, तो इसलिए ये तो 4 पाई r² ही रहेगा, बस फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले को ही लिख दीजिए, बस यही इसका सरफेस एरिया हो गया। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में बेटा वो बोल रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का केवल कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, इसको बोल दीजिए S2। ये हो गया 2 पाई r h। तो 2 पाई r एज इट इज, और h की जगह आ जाएगा 2r। तो 2 × 2 4 पाई r², ये भी यही आ गया 4 पाई r²। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर भी यही है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर भी यही है। थर्ड पार्ट में वो पूछ रहे हैं रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो क्या पूछ रहे हैं, S1/S2। तो S1 कितना है 4 पाई r², और S2 कितना है, ये भी 4 पाई r²। तो पूरा कैंसिल आउट हो गया 1/1, यानी कि रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया 1:1। वो ये पूछ रहे थे। बताइए जी, सभी को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए जी, ठीक है, आगे चलता हूं फिर मैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये एग्जाम्पल नंबर 6 था, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 देखिएगा। एग्जाम्पल 7 है, a hemispherical bowl is made of steel. Hemispherical bowl is made of steel. A hemispherical bowl is made of steel 0.25 centimeter thick, 0.25 centimeter thick, full stop. The inner radius of the bowl is 5 centimeter. The inner radius of the bowl the inner radius of the bowl is 0. Sorry, the inner radius of the bowl is 5 centimeter. Full stop. Find the outer curved surface area of the bowl. Find the outer curved surface area of the bowl. अब देखिएगा कैसे निकालेंगे इसको। ये ऐसा है कि जिस मटेरियल का ये बोल बना हुआ है ना, वो मटेरियल काफी मोटा है, काफी थिक है। तो हम ये कहेंगे, यहाँ दे रखा है हेमीस्फेरिकल बोल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। तो हेमीस्फेरिकल बोल स्टील का बना हुआ है, और वो स्टील कितनी थिक है 0.25 सेंटीमीटर। उसकी थिकनेस कितनी है 0.25 सेंटीमीटर, ये उसकी थिकनेस हो गई। ठीक है, अच्छा, द इनर रेडियस ऑफ द बोल इज 5 सेंटीमीटर। जो अंदर का रेडियस है, यहां से लेकर यहां तक वाला जो रेडियस है आर, वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो आप ये देखिए कि उसका जो पूरा का पूरा बाहर तक का जो रेडियस होगा, सभी को दिखाई दे रहा है बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों को दिख रहा है? यस हाँ, सर। यस सर। अंदर वाला जो रेडियस है यहां से लेकर यहां तक, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये जो थिकनेस है ये 0.25 सेंटीमीटर है। तो बाहर का जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, है ना।
तो हम ये कहेंगे एक्सटर्नल रेडियस को कैपिटल आर बोल दो, ये क्या हो जाएगा स्मॉल आर प्लस टी, यानी कि टी मतलब थिकनेस। तो स्मॉल आर है 5 और टी कितना है 0.25। सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। अच्छा अभी देख रहा हूँ। हाँ जी अभी ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो बेटा ये हो गया 5.25 सेंटीमीटर। अब देखो इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बोल। तो बोल का आउटर कर्व सरफेस एरिया मेरे को निकालना है। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया मतलब बाहर वाला, अंदर वाला जो है, जो अंदर वाला इसका कर्व सरफेस एरिया होगा उससे मतलब नहीं, बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो बाहर वाले के लिए रेडियस भी बाहर वाला ही लूंगा। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू, हेमीस्फेरिकल बॉल है तो हेमीस्फेरिकल का मतलब क्या है कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 5.25 का स्क्वायर। 2 × 22 हो गया 44/7 मल्टीप्लाइड बाई 5.25 मल्टीप्लाइड बाई 5.25। पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, इसका भी पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100। तो 7 7 7 जा 49, 52 माइनस 49 हो गया 3, 3 5 35, 7 5 जा 35, 4 11 जा 44 और 4 25 जा 100 और 25 3 जा 75। ठीक है, तो क्या बचा 11 × 3 × 5 25। तो 11 को छोड़ो एज इट इज, 3 × 5 25 कितना हो जाएगा 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 5 जा 15, 1575 हो गया। और अपॉन में ये तो 1 हो गया था, ये भी खत्म हो गया 1 हो गया था और ये बचा 100। अपॉन में ये 100 बचा था, मल्टीप्लाई करिए 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 7 जा 77 और 5 82, 8 कैरी, 11 5 जा 55 और 8 63, 6 कैरी, 11 1 जा 11 और 6 17 अपॉन 100। तो ये हो गया बेटा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए सबको क्लियर है। यस सर। चलिए जी, अच्छा जिन बच्चों के पास में आर डी शर्मा है वो देख लें कि इन्होंने जो आउटर कर्व सरफेस एरिया निकाला है इन्होंने गलत निकाल रखा है। इन्होंने क्या कर रखा है, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल 4 पाई r स्क्वायर कर रखा है, जो कि गलत है। क्वेश्चन में ही पहले हेमीस्फेरिकल लिखा हुआ है, तो हेमीस्फीयर के लिए तो 2 पाई r स्क्वायर होता है। तो इनका गलत है, हमारा सही है। बताइए जी सभी को क्लियर है, चलें आगे। यस सर। चलिए यस सर। ठीक है जी, अगला देखते हैं क्वेश्चन। और इसमें 3 क्वेश्चन और दे रखे हैं, जरूरत है नहीं और ज्यादा करने की, और ये भी लगभग सब सेम जैसे ही हैं, है ना। एक कराता हूँ एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 पहले वो करेंगे, फिर उसके बाद वॉल्यूम पर आएंगे इसकी।
एग्जाम्पल नंबर 13 है द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 25%. The diameter of a sphere is decreased by 25%. Full stop. By what percent its curved surface area decrease? By what percent its curved surface area decrease? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा इन्होंने जैसे मान लीजिए ये कहा जाता है ना कि मान लो हम ये कहते हैं कि कोई भी चीज है वो जैसे आपने देखा होगा कि बजट आता है ना हर साल, बजट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है, तो उसमें आपने देखा होगा कि मोबाइल फोन्स के दाम 10% इंक्रीज हो गए या 5% इंक्रीज हो गए, या फिर ये बोलते हैं कि मेड इन इंडिया चीजों को बढ़ावा देने के लिए बजट में ये इंट्रोड्यूस करा गया कि अगर आप मेड इन इंडिया गुड्स खरीदते हैं तो उनको उनके जो दाम है वो 10% रिड्यूस्ड हैं बाकी जो कमोडिटीज हैं, बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज का इंक्रीज और डिक्रीज होना है ये बेसिकली है क्या, अभी हम नहीं जानते इस चीज के बारे में, तो इस चीज को समझेंगे। देखो जैसे इन्होंने यहाँ दिया था डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 25%, तो ओरिजिनली हम ये कहेंगे कि स्फीयर की बात कर रहे हैं ना, तो हम ये कहेंगे लेट ओरिजिनली the radius of the sphere बी आर। हमने ओरिजिनली जो स्फीयर का रेडियस है उसको हमने स्मॉल आर मान लिया। ठीक है, स्फीयर के रेडियस को हमने स्मॉल आर मान लिया, ओरिजिनली ये था। तो जब उसका रेडियस स्मॉल आर है तो उसका डायमीटर कितना हो जाएगा? हाँ, 2r। 2 hours. हाँ जी, तो डायमीटर जो डी है वो हो जाएगा 2r। इसके बाद देखिएगा द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 25%, तो ये तो ओरिजिनल डायमीटर था। ठीक है, अब मैं लिखूंगा वो पूछ रहे हैं बाई व्हाट परसेंटेज कर्व सरफेस एरिया डिक्रीज, तो ओरिजिनल कर्व सरफेस एरिया को एस बोल दो, ओरिजिनल कर्व्ड सरफेस एरिया इसको बोल दीजिए आप एस बोल दो, S1 बोल दो, चलो S1। तो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया तो बेटा 4 पाई r² होता है। अब मैं ये कहूंगा कि डायमीटर कितना रिड्यूस हो गया, 25%, तो न्यू डायमीटर ओरिजिनल डायमीटर माइनस 25% ऑफ ओरिजिनल डायमीटर। ओरिजिनल डायमीटर जो था उसी का 25% रिड्यूस हो गया, तो ओरिजिनल क्या लिखेंगे उसको, ओरिजिनल डायमीटर माइनस 25% ऑफ ओरिजिनल डायमीटर। ओरिजिनल डायमीटर क्या था, डी, माइनस 25% ऑफ डी। समझ गए, जितना है उसका ही 25% रिड्यूस हो गया, तो पहले डी था अब उसका 25% रिड्यूस हो गया, तो 25% कितना होगा,
25 अपॉन 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100, तो ये हो गया 1 इंटू डी, कितना हो गया डी, तो डी माइनस डी बाई 4, एलसीएम ले लो तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, 1 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4, 1 4 जा 4, तो 4 इंटू डी 4D, माइनस 4 1 जा 4, तो 1 इंटू डी 1D, 4D माइनस 1D कितना हो गया 3D बाई 4, 3D बाई 4। तो ये तो नया डायामीटर आ गया। अब मुझे नया कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो उसके लिए मुझे नया रेडियस चाहिए होगा। सर हाँ जी, सर हम डायमीटर की जगह 2r लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, हम डी की जगह 2r लिख सकते हैं। सर आंसर सेम आएगा। आंसर सेम आएगा, रुको अभी देखो जरा, अभी तो मैंने डी की टर्म्स में निकाला है ना ये, तो ये मैंने क्या निकाला, ये मैंने नया डायमीटर निकाल दिया, ये आया न्यू डायमीटर। तो न्यू डायमीटर इज इक्वल टू 3D बाई 4, तो नया रेडियस क्या होगा 3D बाई 4 डिवाइड बाई 2, नया रेडियस क्या हो जाएगा 3D बाई 4 डिवाइड बाई 2, नए डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो तो नया रेडियस आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है 3D बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 2, तो ये हो गया 3D बाई 8, निकालना है r की टर्म्स में, तो d की वैल्यू क्या थी 2r, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2r अपॉन 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो बेटा नया रेडियस ये आ गया 3r बाई 4। ये बताइए सबको क्लियर है कि नहीं, यस सर। यस सर। समझ गए। तो Yes. जैसे हमने ओके, जैसे हमने ओरिजिनल कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला था 4 पाई r स्क्वायर, ऐसे ही अब मैं निकालूंगा न्यू कर्व्ड सरफेस एरिया, न्यू कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको मैं बोल दूंगा S2, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो वही होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो पहले r ही था इसलिए 4 पाई r स्क्वायर, अब r नहीं है 3r बाई 4 है, तो 4 पाई 3r बाई 4 का होल स्क्वायर। ये बताइए ये समझ में आता है कि नहीं, पहले r ही था तो 4 पाई r स्क्वायर हो गया, अब r नहीं है, अब r है 3r बाई 4, तो 4 पाई 3r बाई 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब क्या करूं 4 पाई 3 का स्क्वायर 9, r का स्क्वायर r स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब दिमाग में ये आता है कि मैं ना इसको 4 4 जा 16 कर दूं, लेकिन करेंगे नहीं, इसको करेंगे नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दो, 4 पाई इंटू 9r स्क्वायर अपॉन 16, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब देखो, अब होता क्या है कि जब भी हमसे ये कहा जाता है ना कि अब वो पूछ रहे हैं कि बाय व्हाट परसेंट इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया डिक्रीज, तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो डिक्रीज हो रहा है या किसी भी चीज के अगर डिक्रीज की परसेंटेज पूछी जाती है या इंक्रीज की परसेंटेज पूछी जाती है, तो हम क्या करते हैं कि न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, ऐसे करते हैं। याद होगा कि जब प्रॉफिट भी निकालते हैं तो प्रॉफिट किस चीज पर होता है, प्रॉफिट किस चीज पर, प्रॉफिट कि कॉस्ट प्राइस, मैंने कोई चीज ना 10 रुपए की खरीदी थी और मैंने वो 12 की बेच दी,
तो मेरे को 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया, है ना। तो जो 10 रुपए की मैंने खरीदी थी वो मेरे लिए क्या था, वो मेरे लिए ओरिजिनल वैल्यू थी, पैसे की ओरिजिनल वैल्यू, कि मैंने 10 रुपए दिए थे पहले, मैंने 10 रुपए पहले दिए थे। अब मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। मेरे पास क्या बचा, मेरे पास एक रिस्क फैक्टर बचा कि मैंने 10 रुपए की एक चीज खरीद ली है, पता नहीं वो चीज बिकेगी भी या नहीं, कोई उसको खरीदेगा भी या नहीं। तो मैंने तो अपना पैसा लॉस्ट, मतलब मेरा तो पैसा लॉस हो गया ना, कि 10 रुपए मेरी पॉकेट से निकल गए। अब उसके बाद वो जो रिस्क मैंने लिया, वो जो उस चीज को मैंने स्टोर अपने यहाँ पर करा, और फिर उसके बाद जब उसको मैंने बेचा आगे, तो मैंने उस चीज की रिकवरी करने के लिए 2 रुपए कॉस्ट उसका बढ़ा दिया, ठीक है, ताकि मुझे भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। तो हमने क्या करा कि प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट यानी कि 2 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हुआ अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। और प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके। इसी तरीके से किसी भी चीज में अगर कुछ बढ़ोतरी हो रही है यानी कि इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज परसेंटेज भी कैसे निकाली जाती है, न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, ये करते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे और ये मैं इंक्रीज हो या डिक्रीज हो दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला बताऊंगा। देखिएगा, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला। और चाहे सरफेस एरिया हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे आगे भी आप किसी भी बड़ी क्लास में पहुंचे, वहां पर कहीं पर भी परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज का क्वेश्चन आया तो बस एक ही फंडा याद रखना, क्या, न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, बस ये एक फॉर्मूला है इसका, ये याद रखना, न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। अब सवाल ये उठता है कि भाई परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज का पता कैसे चलेगा। अगर ये सॉल्व करने पर रिजल्ट नेगेटिव में आ जाता है तो आप ये कहेंगे कि परसेंटेज डिक्रीज हुई है, अगर रिजल्ट पॉजिटिव में आ जाता है तो आप ये कहेंगे परसेंटेज इंक्रीज हुआ, खत्म, और कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। आपसे हो सकता है कुछ क्वेश्चन परसेंटेज इंक्रीज के पूछे जाए, हो सकता है डिक्रीज के, आप तो एक ही फंडा याद रखेंगे, कहीं किसी भी तरह से आपकी गलती होगी ही नहीं। देखो, न्यू वैल्यू क्या है, नया कर्व सरफेस एरिया S2, माइनस ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ओरिजिनल कर्व सरफेस एरिया S1, अपॉन ओरिजिनल वैल्यू क्या है S1 इंटू 100। अब S2 देखो क्या है, 4 पाई इंटू 9R² अपॉन 16 माइनस 4 पाई R² अपॉन 4 पाई R² इंटू 100। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बेचारा अच्छा वाला सॉल्व हो सकता था, इसको सॉल्व क्यों नहीं करा, क्यों नहीं करा। यहाँ ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इधर भी 4 पाई है, इधर भी 4 पाई है, तो 4 पाई कॉमन निकाल सकता हूँ, नीचे भी 4 पाई है, कट जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, ये 4 पाई है, तो यहाँ न्यूमरेटर में क्या बचा मेरे पास, 9R² अपॉन 16 माइनस R²। 4 पाई यहाँ पर है, निकाल लिया बाहर, इधर भी 4 पाई था, निकाल लिया बाहर, अपॉन 4 पाई R² मल्टीप्लाइड बाई 100। 4 पाई से 4 पाई कट गया, 9R² अपॉन 16 माइनस 16R²। अब एलसीएम लूंगा ना इधर, तो ये हो जाएगा 9R²। बल्कि एक काम और करो, छोड़ो, आप ये देखो, इधर भी R² है और इधर भी R² है, R² भी कॉमन निकालो,
आर स्क्वायर भी कॉमन निकाला, ऊपर क्या बचा 9/16 -1 अपॉन नीचे भी आर स्क्वायर है इंटू 100। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो डिनोमिनेटर में 1 बचा केवल। तो अब कोई डिनोमिनेटर में 1 का मतलब कि डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, छोड़ो उसको। तो 9/16 -1 इंटू 100 है फाइनली हमारा आंसर। और ये क्या होगा? ये क्या बचा 9/16 -1 इंटू 100। तो ये हो गया 9 -16/16 इंटू 100। अब 9 - 16 कितना हो जाएगा? -7/16 इंटू 100। 4 4 जा 16 और 4 25 जा 100। 4 से डिवाइड करिए, 4 6 जा 24 और 25 -24 हो गया 1। 1 0 1 0 10। 4 2 जा 8, 10 -8 हो गया 2। 2 0 20, 4 5 जा 20। 6.25 इंटू -7 करिए मल्टीप्लाई। 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14 और 3 17, 1 कैरी, 7 6 जा 42 और 3 43। तो -43.75%। हम ये कहेंगे नेगेटिव साइन shows that CSA is decreasing. CSA is decreasing। और आप यहां पर लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया डिक्रीज बाई, देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया डिक्रीज बाई 43.75%। बताइए बेटा, समझ में आ गया कि नहीं? यहां से नेगेटिव साइन हटा दिया। नेगेटिव साइन ने सिर्फ और सिर्फ हमको ये बताया था कि ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ये इंक्रीज नहीं हो रहा, ये डिक्रीज हो रहा है। सीधी सी बात है, जब उसका डायमीटर रिड्यूस हो रहा है तो रेडियस रिड्यूस हो रहा है। रेडियस रिड्यूस हो रहा है तो सरफेस एरिया घटित हो रहा है, बढ़ेगा थोड़ी। समझ गए? तो नेगेटिव साइन ने हमको ये बता दिया कि ये आपका परसेंटेज डिक्रीज हो रहा था यहाँ पर। बताइए जी, क्लियर है? क्लियर है सभी यस को? सर। यस सर। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है, इसके बाद हम वॉल्यूम के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 21.11 से स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल नंबर 1। अच्छा, 1 मिनट का टाइम दो, अभी आ रहा हूं मैं। 1 मिनट में आ रहा हूँ। हेमिस्फीयर। एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। Find the volume of a sphere of radius 7 centimeter. The volume of sphere is equal to 4/3 pi r cube 4/3 into 22/7
इंटू आर क्यूब मतलब 7 का क्यूब, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। 3 से तो कुछ कटने वाला है नहीं, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और 4 इंटू 22 हो गया 88, 7 इंटू 7 हो गया 49 अपॉन 3। 88 इंटू 49 कितना हो जाएगा? 9 8 सा 72, 7 कैरी, 9 8 सा 72 और 7 79, 4 8 सा 32, 3 कैरी, 4 8 सा 32 और 3 35, 2 हो गया, 9 + 2 11, 1 कैरी आ गया, 1 + 7 8, 8 + 5 13, 1 कैरी आ गया, 1 + 3 4, 4 3 1 2, 4 3 1 2 अपॉन 3 डिवाइड कर दीजिए। 3 1 सा 3, 4 - 3 कितना हो गया? 1, 1 3 13, 3 4 सा 12, 13 - 12 1, 1 1 11, 3 3 सा 9, 11 - 9 2 22, 3 7 सा 21, 1437.33, 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया। बताइए जी, क्लियर है? सोमिल, Yes, Yes, प्रिया, sir. अन्वी, देवांश, अन्या, Yes, sir. Yes, sir. Yes, अवनी। sir. Clearly. चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर अगला नोट करें, एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर। तो आर कितना दे रखा है? 3.5 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। 3.5, ये पॉइंट गया तो नीचे आ गया 10, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 5 7 ज़ा, तो आर हो गया 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर टू बाई थ्री पाई आर क्यूब, तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 का क्यूब, 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। तो एक 7 से एक 7 कट गया, 2 1 ज़ा 2 और 2 11 ज़ा 22। तो अब ये हो गया न्यूमरेटर में 11 और 7 इंटू 7 कितना है? 49। डिनोमिनेटर में 3 2 ज़ा 6, 11 9 ज़ा 99, 9 कैरी, 11 4 ज़ा 44 और 9 53, 539 अपॉन 6 डिवाइड करिए। 6 8 ज़ा 48,
53 माइनस 48 कितना हो गया? 5, 5 9 59, 59 तो 6 9 जा 54, 59 माइनस 54 कितना हो गया? 59 माइनस 54 हो गया 5, 5 0 50 और 6 8 जा 48, 26 3 जा, फिर वो चलता ही जाएगा आगे। तो ये हो गया 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो क्यूब में आएगा। ठीक है बेटा, यस इतना कर सर। लीजिए, बाकी फिर कल देखते हैं।